भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शहरी आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर आज जनपद बाराबंकी में मौजूद रहे। उन्होंने तमाम जनसभाओं को संबोधित किया। इसके उपरांत जनपद के बड़ेल चौराहे पर जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर में आगमन के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत जनपद स्थित एकमात्र गुरुद्वारे में राज्य मंत्री का सिख समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर दर्शन भी प्राप्त किए। इसके उपरांत पत्रकार वार्ता में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। जन आशीर्वाद यात्रा कल उन्नाव से आज बाराबंकी जनपद में पहुंची है। जो हमारे बाराबंकी के लोकसभा के सदस्य भाई उपेंद्र सिंह रावत जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अवधेश श्रीवास्तव जी और रंजीत श्रीवास्तव जी, हमारे चेयरमैन नगर पालिका के अलका सिंह रावत जी, हमारे पूर्व प्रमुख हैं हुसैनगंज की, और हमारे सभी साथीगण और प्रेस मीडिया के भाई। एक जो जन आशीर्वाद यात्रा है आज बाराबंकी में दोपहर में प्रवेश किया है हैदरगढ़ में। हम लोगों को जब मंत्री बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो 15 अगस्त तक सभी लोगों को रोका कि कोई भी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा और अपने अपने डिपार्टमेंट का अध्ययन करने का काम करेगा। साथ में सदन भी था, सदन की कार्यवाही में भी उपस्थित रहने का था और फिर 16 अगस्त से पहुंचना था, वो भी अपने घर नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र में 3 दिन में प्रवास करना, 16, 17, 18 या आगे तक। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा हमने कल से शुरू की उन्नाव में, आज हम बाराबंकी में पहुँचे। कल हम यहाँ से सीतापुर में जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ये है कि हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो जनता के हित के लिए काम किए हैं, जैसे कि किसानों के लिए 6,000 रुपये साल किसान निधि सम्मान देना, पूरे देश के अंदर सौभाग्य योजना के तहत लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देना और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली का प्रवाह करना। इसके अलावा शौचालय देना, आवास देना। आवास के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2022 तक जो लोग भी आवास के पात्र हैं, जिनके पास आवास नहीं है, उन लोगों को आवास उपलब्ध कराने का काम, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार ने अभी लोगों को गरीब अन्न, प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। साथ में जो है उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ महिलाओं को अभी दिया है, अभी तक के उनको गैस सिलेंडर उपलब्ध करा चुकी है और 1 करोड़ लोगों महिलाओं को अलग से भी फिर से उनको उपलब्ध कराने का, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ में जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज, और अभी फिर शुरू किया है कि जो लोग भी गरीब हैं, पात्र हैं, उनको इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान करके फिर से उनके आयुष्मान भारत कार्ड निश्चित तरीके से बनाए जाएंगे और उनको भी मुफ्त में इलाज देने का काम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष कर प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक स्टैंड अप योजना के तहत कल कारखाने का मालिक बनाना, प्रत्येक बैंक से एक महिला को भी कल कारखाने का मालिक बनाना। 1,36,000 बैंक की ब्रांचें हैं, करीब 2,72,000 लोगों को इस योजना के तहत कल कारखाने का मालिक बनाना, ताकि वो कारखाना खोल के चाहे अपने लोगों को ही रोज़गार दें, रोज़गार देने का काम करें। इसकी अवधि बढ़ा करके सन 2023 तक की हमारी सरकार ने कर देने का काम किया है।
तो ये जो सारी योजनाएं हमारे केंद्र की सरकार की नीचे तक, जैसे कि जीवन ज्योति बीमा है, तो जीवन ज्योति बीमा में 18 साल से 50 साल के लोगों को 330 रुपये साल में जमा करना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में ये किया है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनका लेखपाल जांच करके और उनको मुफ्त में जीवन ज्योति बीमा निःशुल्क करने का काम करें, और ये योजना को पूरी तरीके से लागू करने का काम हमारी सरकार करने का कर रही है। इसके अलावा प्रदेश में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी योगी जी की सरकार गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए जो पहले 10,000 रुपये मिलता था एक विधानसभा में, केवल 10 लोगों को मुश्किल से मिलता था। अब जो गरीब लड़कियां हैं और जिनकी आय 46,000 से ग्रामीण क्षेत्र में कम है और शहरी क्षेत्र में भी करीब 50,000 से के आसपास है, उन लोगों के परिवार के लोगों को 20,000 रुपये लड़की की शादी के लिए, चाहे शादी के 90 दिन पहले आवेदन करें या शादी के 90 दिन बाद तक भी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह जो शादी लड़कियों की होनी है, मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना के तहत 51,000 रुपये एक लड़की के पे खर्च करते हैं, जिस पे 35,000 लड़की के खाते में जाता है, 10,000 में दूल्हा और दुल्हन के कपड़े और 6,000 रुपये आयोजन में। लेकिन अगर मज़दूर लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन मजदूरी में करा लेंगे तो उन लोगों के लिए इलाज का भी पैसा चोट चपेट में मिलता है, कैजुअल्टी हो जाती है तो उसका भी 2 लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा गरीब मजदूर की लड़की की शादी में 2 लड़कियों में 75,000 रुपये हमारी योगी जी की सरकार देने का काम करती है। गांव पंचायत स्तर पर पूरे प्रदेश में सुलभ शौचालय बनाने का काम हमारी योगी जी की सरकार कर रही है, जिसमें 3,000 रुपये सुलभ शौचालय के मेंटेनेंस देने के लिए और 6,000 रुपये अटेंडेंट को भी दे करके एक आदमी को रखने का काम कर रही है। तो इस तरीके से बहुत सी वो योजनाएं हैं करने का काम किया। और अभी कोरोना के पीरियड में भी हमारी सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने पूरी तरीके से जितना हो सका मदद किया। और उसके लिए ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए योगी जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगा रही है और शुरू कर दिया काम, जिसपे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी, प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन गैस के प्लांट उस पर लगाए जाने शुरू हो जाएंगे, सब पर लगने का काम होगा। और साथ में ही आने वाले समय में जो तीसरी लहर है, जिस पे बड़ा ये कहा जा रहा है कि वो शायद बच्चों पर अटैक करेगी, तो उसके लिए निगरानी कमेटियां बनाकर आंगनबाड़ी वर्कर और आशा बहू और पंचायत सेक्रेटरी को इस तरीके से मिला करके शहर में उसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल करके एक निगरानी कमेटी बनाई गई है, समितियां बनाई हैं, जिसके तहत वो निगरानी लगातार करेंगे कि 0 से 6 महीने का बच्चा, 6 महीने से 3 साल के बच्चा, 3 साल से अधिक साल के बच्चे को जो भी एज के हिसाब से वो मेडिकल किट लोगों को वितरित कर दी गई है। वो निगरानी रखेंगे, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इस तरह की आती है तो वो पहले से ही उनका इलाज किया जाए ताकि किसी की कैजुअल्टी ना हो पाए। तो ये सारी जो सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। और अभी 2024 तक के हमारी सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी गांव-गांव तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर घरों-घरों तक हम पीने का पानी उपलब्ध करा देने का काम करेंगे। किसानों के लिए हर खेत में पानी, हर पेड़ को पानी, ये योजना बना करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, जिसके तहत किसान की फसल का उत्पादन दूना हो और उनकी आय भी दूनी बढ़े। तो ये सारी जो योजनाएं बहुत हैं जिनको जनता के बीच में उतारने का काम हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। तो फिर से वो उनकी योजनाएं उसी तरह बरकरार रहें। भविष्य में आने वाले समय में जिस तरीके से 18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में और 24 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में मिल रही है, आने वाले समय में अगर कोरोना नहीं आता तो निश्चित तरीके से 24 घंटे बिजली मिलती, भविष्य में 24 घंटे बिजली मिले और ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध रहें जो कभी नहीं मिली वो दी जा रही हैं। इसलिए एक आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। मोदी जी के कहने पर पार्टी ने पूरी तरीके से वो किया है और ये आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं कि फिर से आशीर्वाद दीजिए कि हमारी प्रदेश में सरकार बने, जिससे उन सुविधाओं को हम लोगों को दे सके, पहुंचा सकें और सुविधाएं बरकरार रहें। इसीलिए एक जन आशीर्वाद यात्रा आज जनपद बाराबंकी में भी पहुंची है, जिसमें हमारे साथ उपेंद्र जी जो यहाँ के सांसद हैं, राजधानी रावत जी, हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भाई अवधेश श्रीवास्तव जी, जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो बैजनाथ रावत जी, जो हमारे हैदरगढ़ के विधायक थे, वो पूरे समय तक साथ में रहे
रंजीत श्रीवास्तव जी जो हमारे चेयरमैन हैं यहाँ के, सब लोग मिल के, अलका पटेल जी, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसमें सफलता मिल रही है। जन समूह जगह जगह पे उमड़ रहे हैं और फिर से जो है प्रदेश में योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लोग संकल्प कर रहे हैं और लोग इसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा ऐलान किया था राकेश टिकैत जी ने कि लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली ही बनी रही, लखनऊ दिल्ली नहीं बना। राकेश टिकैत जी का ये व्यक्तिगत आंदोलन है, उनके समर्थकों का आंदोलन है। कुछ लोग उनके साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल लोग, लेकिन आपने खुद सुना होगा कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि हम किसान के आंदोलन को चला रहे हैं और हम अपनी जो मांग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं। ये उनका बयान आया। मतलब साफ है कि आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा, बीजेपी चुनाव होगा, तो राकेश टिकैत जी भी वोट बीजेपी को करेंगे। सतीश मिश्रा जी बाराबंकी आए थे, उन्होंने कहा था बीजेपी जो है ब्राह्मणों का साथ जो है इनकाउंटर जो हुआ, फर्जी इनकाउंटर, उसका बीजेपी ने किया है, उस पर आपको क्या कहना है? किसका इनकाउंटर फर्जी कर दिया? ब्राह्मणों पर। अब सतीश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब उनकी सरकार रही 4 बार बीएसपी की, तो उन लोगों ने किसी को ना तो आवास दिए, ना शौचालय दिए, यहाँ तक कि अपने समाज के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के किसी भी समाज के लोगों को, मायावती जी ने खुद अपने समाज के लोगों को भी ना आवास दिया, ना शौचालय दिया, ना बिजली का कनेक्शन दिया। मात्र 8 घंटे बिजली मुश्किल से मिलती थी। लोगों को किसी भी प्रकार की मदद करने का काम नहीं किया। बसपा के पास, सपा के पास और कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवादी मुद्दे करते हैं और जातिवादी बातें करते हैं, फर्जी बातें करते हैं और वो गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई बात जातिवादी बातें करने का मतलब होता है साफ तौर पर कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन का विरोध करना, तो मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ता या जो उनके पार्टी के नेता हैं, वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को हाथी के पैर के तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं कोई घटना हो सकती है, उस पर सरकार हमारी कार्रवाई करती है, कानून व्यवस्था ठीक है, और जहाँ पर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तरीके से कार्रवाई करती है हमारी सरकार, और पुलिस करती है और करेगी। वो तो कह रहे हैं कि सरकार का जो है अपराधियों ने एनकाउंटर कर दिया। अब देखिए, बोलने के लिए कुछ बोले, उन्होंने क्या किया, अगर मैं सही माने में कहूँ तो बुरा मानने की ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार जिंदा लोगों के लिए काम नहीं करती। जब 5 साल सरकार रही तो उन्होंने किसी को आवास नहीं दिए, किसी को शौचालय नहीं दिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई और ना आवास दिए। हाँ, इतना काम जरूर किया कि जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं उनको बाउंड्री खींच करके मुर्दों को सुरक्षित करने का काम जरूर किया। देखिए, पूरे देश को या पूरे प्रदेश को जो सुविधाएं मिल रही हैं, पूरे देश के पैमाने पर जनता को की जा रही, अलग से किसी जनपद को या पर्टिकुलर किसी प्रदेश को कोई अलग से सुविधाएं नहीं करने की बात की जा रही। हमारी जो सरकार है, वो सरकार पूरी तरीके से पूरे देश में प्रत्येक उस आदमी को जो सबसे कमज़ोर है उसको आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है, आर्थिक रूप से उसे खड़ा करना चाहती है, क्योंकि जब प्रत्येक आदमी, हमारे अंतिम व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलेंगी तो हमारा देश मजबूत होगा और दुनिया पे नंबर 1 बनेगा। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में हमारी अभी 4.5 साल की सरकार है। पहले कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों 60 सालों तक चलती रही, उसके बाद दूसरी सरकारें आती रही। उन सरकारों को 4 बार सपा की सरकार, 4 बार मायावती जी की सरकार बनी, लेकिन उन लोगों को जो जिम्मेदारी थी, जिले तो अलग अलग उन्होंने बनाए, जिलों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी को लेने का काम नहीं किया। हमारी सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है और आने वाले समय में जिन जिलों का भी डेवलपमेंट नहीं हो, डेवलपमेंट होगा। और अब तक हो जाता, अगर कोरोना कई बार हमारे यहाँ दूसरी बार या पहली बार आकर के पूरे देश को झकझोरता नहीं, तो उन जिलों का भी तेज़ी से विकास होता है। आवास एवं शहरी मामलों पे आप जानते हैं, ज़िले में तमाम योजनाएं पेंडिंग है, जैसे अमृत योजना इस तरह से क्या? असलियत में अभी बाराबंकी अमृत योजना के तहत नहीं आया, क्योंकि जिस समय इसका अमृत योजना का चुनाव हो रहा था, उस समय जो शहरों की आबादी 1 लाख तक की थी, उन शहरों को चयनित करने का काम किया गया था। तो उस समय की जो 2011 की जो गणना थी,
उस गणना के हिसाब से जो है आपका बाराबंकी नगर पालिका उस अमृत योजना में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आबादी इसकी कंप्लीट हो गई है। आने वाले समय में अभी जब दोबारा चयन होगा तो बाराबंकी उस योजना में चयनित किया जाएगा, अमृत योजना लागू होगी और संपूर्ण विकास का काम होगा। देखिए, जो लोग भी घाघरा नदी के किनारे रह रहे हैं वो हमारे गांव के लोग हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी है, जिसके तहत 1,20,000 आवास बनाने के लिए पैसा मिलता है और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी मिलती है और एक शौचालय भी 12,000 का मिलता है। ऐसे लोग जो इस तरीके के हैं यहाँ पर उस पर हम बात करेंगे और इनकी समस्याओं को समझ करके, और ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर उनको जहाँ बार बार बाढ़ आती है अगर उनको अलग बसा दिया जाएगा तो बेहतर होगा और इस पर विचार करके जरूर करेंगे।